हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग मार्च सेकंड वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मार्च फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया हुआ है, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है जहाँ पर आप लोगों को वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि किसी भी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उन सारी चीज़ों को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करिए और प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। और आज का ये जो वीडियो रहने वाला है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मार्च सेकंड वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। सेकंड वीक से रिलेटेड जितना भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट होगा, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया गया है। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना होता है, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। To promote digital financial literacy among youth, National Skill Development Corporation (NSDC) has recently collaborated with which app? युवाओं में डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने हाल ही में किस ऐप के साथ में साझेदारी किया है, ये इसमें पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर होगा सही पे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही पे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सही पे जो है ये क्या है, तो ये एक मनीपाल बिजनेस सॉल्यूशन के द्वारा बनाया गया एंड्रॉयड ऐप है सही पे। और एनएसडीसी ने अभी हाल ही में इसी के साथ में साझेदारी की है, जिससे कि यंगस्टर के बीच में फिनेंशियल सर्विस सेक्टर के लिए नैनो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। और इसके लिए ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत में एनएसडीसी ने ई स्किल इंडिया पोर्टल के थ्रू डिजिटल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए फ्री एक्सेस प्रोवाइड करेगी। मतलब इसके माध्यम से फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा और जिसके माध्यम से जो है कैंडिडेट को केवाईसी, कम्युनिकेशन स्किल, मनी ट्रांसफ़र, बैंकिंग सर्विसेज और भी बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी। एनएसडीसी और सही पे जो है ये और भी बहुत सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका आंसर ऑप्शन नंबर है सही पे हो जाएगा। और एनएसडीसी की भी यहाँ पर बात हुई है। एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मनीष कुमार जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस? हाल ही में किस बैंक ने अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू की है। और क्या है इसका व्हाट्सएप नंबर, मैं लिख दे रहा हूँ 7036165000। ठीक है ना, ये इसका व्हाट्सएप नंबर है। तो एक्सिस बैंक में जिसका अकाउंट वगैरह हो आप लोग समझ लो, हालांकि तो पता ही होगा आप लोगों को। तो कुल मिलाकर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक हो जाएगा। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए प्रोग्राम नेम्ड स्मार्टअप उन्नति फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, इस पूछा गया है इसमें कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, महिला उद्यमियों के लिए स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम जो है कौन सी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने अभी हाल ही में महिलाओं के द्वारा एचडीएफसी बैंक ने भी हाल ही में महिलाओं के द्वारा महिला एंटरप्रेन्योर के लिए स्मार्टअप उन्नति नाम से एक मेंटोरिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च किया हुआ है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा। और अगर इसको और आसान भाषा में समझें तो जो महिला एंटरप्रेन्योर्स होंगी उनको महिलाओं के द्वारा ही जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से गाइड किया जाएगा। इस मेंटोरिंग प्रोग्राम के माध्यम से महिला उद्यमियों को महिलाओं के द्वारा ही गाइड किया जाएगा। और इस प्रोग्राम का जो लॉन्च किया गया इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्मार्टअप उन्नति। तो आप लोगों को इसका नाम पता होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत में एचडीएफसी बैंक की जो सीनियर वुमेन लीडर्स होंगी वो वुमेन एंटरप्रेन्योर को गाइड करेंगी। ठीक है, और ये प्रोग्राम केवल बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है या किसी को भी जो है इसके तहत गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे, जिनका खाता, जिनका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में होगा, उन्हीं के लिए जो है ये प्रोग्राम है। और स्टार्टिंग में 3000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो है इसमें टारगेट किया जाएगा। ठीक है,
HDFC बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और शशिधर जगदीशन जी जो हैं वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। और टैगलाइन की अगर हम लोग बात करें HDFC बैंक की, तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। HDFC की पूरी राम कहानी मैंने बता दी, हेडक्वार्टर, टैगलाइन और इसका MD CEO। बाकी और बैंकों का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD CEO, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमेन सेंट्रिक सर्विस which is launched by the Yes Bank on the occasion of the International Women's Day। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यस बैंक द्वारा शुरू की गई महिला केंद्रित सेवा का नाम क्या है, इसमें पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यस बैंक के द्वारा एक वुमेन सेंट्रिक सर्विस शुरू की गई थी और उसी सर्विस का नाम इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यस इसेंस। ऑप्शन नंबर ए, यस इसेंस जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर यस बैंक ने यस इसेंस नाम से एक सर्विस लॉन्च की है, जिसके माध्यम से महिला कस्टमर्स को लोन और हेल्थ बेनिफिट्स की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस सर्विस वगैरह के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। जितना जानना था हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया है। यस बैंक की यहाँ पर बात हुई है। तो यस बैंक का हेडक्वार्टर वगैरह भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसी टाइम पर। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रशांत कुमार जी इसके MD और CEO हो जाएंगे। टू प्रोवाइड द फिनेंशियल नीड्स ऑफ वुमेन, ए वुमेन सेविंग अकाउंट नेम्ड गरिमा सेविंग अकाउंट्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक। महिलाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए गरिमा सेविंग अकाउंट्स नामक एक महिला बचत खाता हाल ही में किस लघु वित्त बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, इसमें पूछा गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। महिलाओं की फिनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा सेविंग अकाउंट्स नाम से जो है एक अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है, एक वुमेन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया हुआ है। इसमें जो है मैक्सिमम 7% तक का इंटरेस्ट रेट भी दिया जाएगा। कितने का? मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 7% तक का इंटरेस्ट रेट भी दिया जा रहा है। और बैंकिंग सर्विसेज को और एक्सेसिबल बनाने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है ना, मनी मित्रा नाम से एक चैनल लॉन्च किया हुआ था। किस नाम से? मनी मित्रा, ठीक है ना, मनी मित्रा नाम से एक चैनल लॉन्च किया हुआ था। ये हालांकि रिवीजन का पार्ट था, ये कुछ चीज़ें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा गरिमा सेविंग अकाउंट्स जो है ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अगर हम लोग बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो नितिन चुग, लिख दे रहा हूँ मैं, नितिन चुग जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। और टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसकी टैगलाइन भी आप लोग सुन लो। इसकी टैगलाइन हो जाएगी बिल्ड ए बेटर लाइफ, ये लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बिल्ड ए बेटर लाइफ, ठीक है ना, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर, इसके MD CEO, इसकी टैगलाइन मैंने बता दी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एटलीस्ट इनके हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चंस में हर वीडियो में लगातार बताया जा रहा है। अगर पहले से नहीं भी याद होगा आप लोगों को तो पिछली वीडियोज़ अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें हर क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को बताई जाती हैं। तो अभी तक आप याद हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं याद है तो याद करो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसका हेडक्वार्टर नहीं बताऊँगा, जब भी क्वेश्चन में कोई बैंक आएगी वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर आप लोगों को बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एको ड्राइव हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक टू प्रोवाइड ए फ्री फास्टैग वॉलेट ऑन द कार परचेज। कार खरीद पर एक मुफ्त फास्टैग वॉलेट प्रदान करने के लिए एको ड्राइव ने भी हाल ही में किस बैंक के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। एको ड्राइव क्या है? ये एको ड्राइव जो है ये ऑनलाइन कार सेल्स प्लेटफॉर्म है। ये जो बात हो रही है एको ड्राइव की, तो पहले तो ये जान लो कि ये है क्या, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। ऐसे रट्टा भी तो नहीं मार सकते, थोड़ा सा चीज़ों को समझना भी जरूरी होता है। तो एको ड्राइव जो है ये एक ऑनलाइन कार सेल्स प्लेटफॉर्म है और इसी ने नई कार खरीदने पर फ्री फास्टैग इशू करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है।
और IDFC फर्स्ट बैंक को NHAI ने फास्टैग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑथराइज भी किया हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने IDFC फर्स्ट बैंक को फास्टैग इशू करने के लिए ऑथराइज भी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही फास्टैग की, बार बार चीज़ें यूज़ की जा रही हैं फास्टैग। हम में से बहुत सारे लोगों को फास्टैग के बारे में नहीं पता होगा। वैसे बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत ही, अगर आप लोग ड्राइव वगैरह करते हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, थोड़ा कहीं आते जाते हैं, तो आपको ये पता होगा और बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर भी है। तो लेकिन फिर भी कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि फास्टैग क्या होता है। उनके लिए ये बता दिया जा रहा है कि फास्टैग क्या होता है, कि फास्टैग के माध्यम से टोल कलेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, अगर हम लोग कहीं पर आ जा रहे हो तो देखो टोल प्लाजा होता है ना, जहाँ पर टोल टैक्स वगैरह लिया जाता है, तो पहले हम लोगों को कैश में देना पड़ता था, उसकी पर्ची वगैरह हमको मिलती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि स्टिकर इसमें जो लगा दिया जाता है, ठीक है ना, गाड़ियों के शीशे के ऊपर जो है स्टिकर लगा दिया जाता है और उसी से जो है ये इसका टोल कलेक्ट किया जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, तो कुल मिलाकर IDFC फर्स्ट बैंक इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। और इस बैंक का यानी कि IDFC का ही नहीं, इन सभी बैंक का हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट करो। IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर तो आप लोगों को कमेंट करना ही करना है। बाकी और भी बैंकों का अगर आ रहा है तो कमेंट कर दो, कोई बुराई नहीं इसमें। अगर आप लोग एक बार टाइप करोगे तो चीज़ें आप लोगों को रिवाइज भी होंगी और याद भी होंगी। ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, व्हिच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद आज़ाद फाउंडेशन टू डोनेट द इलेक्ट्रिक कार्स टू वुमेन इन जयपुर एंड इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने जयपुर और इंदौर में महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार दान करने के लिए आज़ाद फाउंडेशन के साथ में भागीदारी की है? ये इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने जयपुर और इंदौर की महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार दान देने के लिए आज़ाद फाउंडेशन के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, इसमें पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, इसका आंसर देने की कोशिश करो। और इसका आंसर देने के साथ साथ में आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए थी, क्योंकि ये लगातार तो नहीं कहेंगे, अभी तक ये दूसरी बार जिक्र किया जा चुका है इंटरनेशनल वुमेंस डे का। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोग कमेंट कर बताओ। पहली चीज़ तो ये आप लोग कमेंट करके बताओ कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा PNB हाउसिंग फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर होगा इसका? PNB हाउसिंग फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। PNB हाउसिंग फाइनेंस और दिल्ली बेस्ड आज़ाद फाउंडेशन ने, ये आज़ाद फाउंडेशन जो है दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में स्थित है ये। ठीक है, तो दिल्ली बेस्ड आज़ाद फाउंडेशन और पंजाब नेशनल बैंक PNB हाउसिंग फाइनेंस ने वुमेन विद व्हील्स इनिशिएटिव के तहत में इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर जयपुर और इंदौर में महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार डोनेट करने के लिए पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है ना, और ये कार जो पार्टनरशिप की जाएगी, मतलब ये जो कार दी जाएगी, जो कार डोनेट की जाएगी, ये जो है वुमेन विद व्हील इनिशिएटिव के तहत में दी जाएगी। किसके तहत में, कौन सी इनिशिएटिव के तहत में, मैं लिख दे रहा हूँ, ये वुमेन विद व्हील। ठीक है ना, इसके तहत में, इस इनिशिएटिव के तहत में जो है इलेक्ट्रिक कार जो है वो महिलाओं को डोनेट की जाएगी। कौन सी महिलाओं, कौन से शहर की महिलाओं को? जयपुर और इंदौर की जो महिलाएं होंगी उनको इस इनिशिएटिव के तहत में इलेक्ट्रिक कार डोनेट की जाएगी। और इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर आज़ाद फाउंडेशन ने और PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है, और ये जो वुमेन विद व्हील्स है, ये किसका इनिशिएटिव है? ये पंजाब नेशनल बैंक का इनिशिएटिव है या फिर आज़ाद फाउंडेशन का इनिशिएटिव है? तो ये जो है ये आज़ाद फाउंडेशन का इनिशिएटिव है, आज़ाद फाउंडेशन का इनिशिएटिव है ये वुमेन विद व्हील। और ये 2008 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन सी एज ग्रुप की महिलाओं को ये इलेक्ट्रिक कार डोनेट की जाएगी, कितनी उनकी इनकम होनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जितना जानना था हम लोगों ने उतना जान लिया है। हाँ, PNB हाउसिंग की बात यहाँ पर जरूर हुई है। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है ये भी न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग बात करें इसकी टैगलाइन की, किसके टैगलाइन की? PNB हाउसिंग फाइनेंस की। तो इसकी टैगलाइन हो जाएगी घर की बात, इसकी टैगलाइन हो जाएगी घर की बात। ठीक है ना, ये बात हो गई PNB हाउसिंग फाइनेंस की। बाकी LIC हाउसिंग फाइनेंस, GIC हाउसिंग फाइनेंस, कैन फिन होम्स लिमिटेड और सेंट बैंक होम्स लिमिटेड, इनका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए लोन स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नेम्ड विकास आशा हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक? महिला उद्यमियों के लिए विकास आशा नामक एक ऋण योजना हाल ही में किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? ठीक है ना, इसमें पूछा गया है कि विकास आशा नाम से एक लोन योजना है, ठीक है ना, ये जो है किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। महिला उद्यमियों को केवीजीवी यानी कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने विकास आशा, ये नाम में आप लोग याद रखना, विकास आशा, ठीक है ना, विकास आशा नाम से महिला उद्यमियों को किस कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने विकास आशा नाम से एक लोन स्कीम लॉन्च किया हुआ है इनके लिए, जिसके तहत में महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने रुपए तक का? 10 लाख रुपए तक का लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की, ठीक है, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक किसके द्वारा स्पॉन्सर की जाती है? तो ये सिंडिकेट बैंक के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है। किसके द्वारा? सिंडिकेट बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड है ये बैंक। और सिंडिकेट बैंक का अभी कैनरा बैंक में विलय कर दिया है, ठीक है। ये विलय कब किया गया, कब से इफेक्टिव है, ये आप लोग कमेंट कर बताना है। अभी जो बैंकों का मर्जर हुआ है, कई सारी बैंकों का विलय कर दिया गया है, ये कब से प्रभावी है, ये आप लोग कमेंट कर बताएंगे। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को सिंडिकेट बैंक स्पॉन्सर करती है। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को कौन सी बैंक जो है स्पॉन्सर करती है, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। बाकी इन सभी का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका हेडक्वार्टर वगैरह पता होगा, बहुत कॉमन है, कई बार इस क्वेश्चन को इसके हेडक्वार्टर को क्वेश्चंस में बताया गया है, ठीक है। फिलहाल आप लोग ये भी बताओ कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक जो है इसको कौन स्पॉन्सर करता है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, इसका हेडक्वार्टर नहीं हम लोगों ने जाना था। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो धारवाड़ कर्नाटका में होगा। कहाँ पर लिख रहा हूँ मैं? धारवाड़ कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्नाटका बैंक से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी और जो भी बैंकें हैं इनके बारे में मैंने पूछा, आप लोग कमेंट कर इसका बताओ। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Which union territory has recently launched the Tejaswini scheme to provide financial support of ₹5 lakhs to women of the age group 18 to 35 to start their business? किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 18 से 35 वर्ष, ये एज ग्रुप याद रखना, 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की है, ठीक है ना। इसमें पूछा गया कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने, कौन सी यूनियन टेरेटरी ने तेजस्विनी योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से 18 से 35 साल की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये अमाउंट भी याद रखना, क्वेश्चन को इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता था कि हाउ मच अमाउंट इज गिवन बाय तेजस्विनी स्कीम, मतलब ना इस स्कीम के तहत में अंडर तेजस्विनी स्कीम के अंडर कितने अमाउंट का वित्तीय सहायता जो है महिलाओं को दिया जाएगा, ये भी पूछा जा सकता था। तो ये अमाउंट भी आप लोग याद रखना, 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता जो है तेजस्विनी योजना के तहत में दिया जाएगा। अब ये कौन से यूनियन टेरेटरी के द्वारा ये योजना शुरू की गई, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर ही इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ही जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, Which organization has recently released a report named Connecting to Thrive: Challenges and Opportunities of Transport Integration in Eastern South Asia? किस संगठन ने हाल ही में कनेक्टिंग टू थ्राइव चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन ईस्टर्न साउथ एशिया नाम से एक रिपोर्ट जारी की? इसमें इस रिपोर्ट का नाम दिया गया और पूछा गया कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। तो ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक इसका आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जीडीपी में 8% के इंक्रीज का अनुमान है। कितने का? 8% की इंक्रीज का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा, ठीक है। डेविड मालपास जो है ये इसके चेयरमैन हो जाएंगे, चेयरपर्सन हो जाएंगे, इसके हेड हो जाएंगे। बाकी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं इनका सबका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर बताओ। विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद रेजर पे एंड मैजिक ब्रिक्स टू प्रोवाइड ए यूनिक एंड सिक्योर्ड ऑनलाइन रेंट पेमेंट फीचर नेम्ड पे रेंट? पे रेंट नाम से एक अनोखा और सुरक्षित ऑनलाइन किराया भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में रेजर पे और मैजिक ब्रिक्स के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और रेजर पे के हेडक्वार्टर की बात करेंगे हम लोग तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मैजिक ब्रिक्स की बात करेंगे हम लोग तो नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता ही होगा, ये तो बहुत कॉमन हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद भी हो रही होंगी धीरे धीरे, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक। नेक्स्ट देखेंगे, Which bank has recently partnered with Aqua Connect to provide credit access to aquaculture farmers under the किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? किस बैंक ने हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत में एक्वाकल्चर किसानों को क्रेडिट पहुंच प्रदान करने के लिए एक्वा कनेक्ट के साथ में भागीदारी की है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन यही हुआ था। हिंदी टफ लगे तो इंग्लिश आप लोग देख लिया करो, इसीलिए क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाता है।
और इसका जो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक्वा कनेक्ट और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, और इस पार्टनरशिप के बाद केसीसी स्कीम के तहत में एक्वाकल्चर फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। कौन सी स्कीम के तहत में? केसीसी स्कीम, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत में एक्वाकल्चर फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी जो है इसमें प्रोवाइड की जाएगी। और इसके तहत अभी आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा को ही टारगेट किया जाएगा। कौन कौन से 4 राज्यों को भी टारगेट किया जा रहा है? आंध्रा, मैं लिख दे रहा हूँ, आंध्रा, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा, ठीक है ना। अभी इन्हीं 4 राज्यों को टारगेट किया जाएगा, और बाद में जो है इस प्रोजेक्ट को, इस स्कीम को दूसरे राज्यों में भी बढ़ा दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत में दूसरे राज्यों को भी शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा, ठीक है। और इस स्कीम के तहत में, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत में 10% से भी कम ब्याज दर पर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। कितने से कम? 10% से भी कम ब्याज दर पर किसान उसको, एक्वाकल्चर फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब ये केसीसी स्कीम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी स्कीम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो नाबार्ड के द्वारा अगस्त 1998 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। 1998 में, अगस्त 1998 में नाबार्ड के द्वारा जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और आरआरबीज, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से किसानों को लोन प्रोवाइड करने के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया था, इसके पीछे का क्या मकसद है? तो रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से किसानों को, फार्मर्स को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। 2019 में मत्स्य पालन और पशुपालन को भी इस स्कीम में शामिल कर लिया गया था। इसके पहले तक, 2019 के पहले तक 1998 में लॉन्च किया गया था, और 2019 से पहले तक इसमें, इस स्कीम के तहत में मत्स्य पालन, फिशरीज और जो है पशुपालन को, ये इस स्कीम में नहीं आते थे। लेकिन 2019 में जो है इसे मत्स्य पालन और पशुपालन को भी जो है इस स्कीम में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। 5 साल तक के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो है वैलिड होता है, और 3 साल तक का एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है इसमें। किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को 50,000 रुपये का, मैं लिख दे रहा हूँ, 50,000 रुपये तक का डेथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है, और 25,000 रुपये, कितना, 25, और 25,000 रुपये तक का मतलब इंश्योरेंस कवर जो है दूसरी चीज़ों के लिए दिया जाता है। 50,000 रुपये तक का जो है इंश्योरेंस क्लेम जो है, इंश्योरेंस कवर दिया जाता है किसके लिए? एक्सीडेंटल डेथ वगैरह हो जाती है तो 50,000 रुपये तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, और 25,000 जो है दूसरी चीज़ों के लिए दिया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पर बात हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। संजीव चड्ढा इसके MD और CEO हो जाएंगे। इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन हो जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की सारी चीज़ें मैंने बता दी, स्टैटिक वाला पार्ट जो भी था, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इन सभी का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD CEO ये आपको पता होगा, इसे मैं उम्मीद करता हूँ। एक्वा कनेक्ट की भी यहाँ पर बात हुई थी ना, इसकी बात हुई थी एक्वा कनेक्ट की। तो एक्वा कनेक्ट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, व्हाट इज द इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 22? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 12.6, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 12.6 इसका आंसर हो जाएगा। जबकि दिसंबर 2020 में ये अनुमान जो है 7.9% का था, ठीक है ना, 7.9% के लिए था। और हम बात करेंगे और भी जो दूसरी क्रेडिट एजेंसीज हैं उसके बारे में, कौन उसके हिसाब से क्या इंडिया की GDP रहने वाली है, प्रोजेक्टेड GDP क्या रहेगी। अगर बात की जाए क्रिसिल की, बताओ आप लोग क्रिसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो क्रिसिल के अनुसार जो है फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की GDP जो है वो 11% रहने का अनुमान है, और फिनेंशियल ईयर 2021 में ये जो है -8%, ठीक है, रहने का अनुमान था। IMF की अगर हम लोग बात करें, बताओ आप लोग IMF का भी हेडक्वार्टर बताओ आप लोग। IMF के अनुसार जो है फिनेंशियल ईयर 2022 में जो है वो इंडिया की GDP 11.5% रहने का अनुमान है। OECD की बात हुई थी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे
तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस, ठीक ना, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सेक्रेटरी जनरल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एंजल गुरिया, ये इसके सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे। और इसमें हम लोग बात करेंगे मेंबर कंट्रीज़ की OECD में तो 37, ठीक ना। इसके तहत में इसके अंडर जो है इसमें जो है 37 देश शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी 12.6% इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, Which bank has stopped in the digital payment scorecard released by the Ministry of Electronics and Information Technology MEITY for 3 consecutive months, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में किस बैंक ने लगातार तीसरे महीने टॉप किया है, इसमें पूछा गया है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी, ठीक है ना। डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड ये किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया गया था, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा रिलीज किया गया था। और इसमें पूछा गया है कि डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में कौन सी बैंक ने जो है लगातार तीसरे महीने टॉप किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में SBI ने लगातार तीसरे महीने टॉप किया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट डिजिटल पैरामीटर्स पर ये स्कोर कार्ड बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन SBI के द्वारा ही हुआ है। सबसे ज़्यादा डेबिट कार्ड जो SBI ने ही इशू किया हुआ है, ठीक। तो ये सारी कुछ जानकारी थी इसके हिसाब से। SBI ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन हो जाएंगे। द बैंकर टू एवरी इंडिया ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ये एक टैगलाइन है, इसकी और भी टैगलाइंस हैं, एक मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग बताओ। द बैंकर्स टू एवरी इंडियन जो है ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी एंड विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स को लेंडिंग बिजनेस पार्टनरशिप। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी और किस बैंक ने हाल ही में अपनी सह ऋण कारोबार साझेदारी शुरू की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा करूर वैश्य बैंक, ऑप्शन नंबर ए। करूर वैश्य बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरे देश में नए कस्टमर्स बनाने के लिए ये को लेंडिंग बिजनेस पार्टनरशिप की गई है, ठीक है ना। को लेंडिंग बिजनेस पार्टनरशिप की गई है और इसके तहत में सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मल्टीपल बैंकिंग पार्टनर ऐड किए जा सकेंगे। इस को लेंडिंग पार्टनरशिप के पीछे की क्या कहानी है, क्यों को लेंडिंग पार्टनरशिप किया गया, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्या होता है को लेंडिंग पार्टनरशिप, कैसे ये वर्क करता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं। हालांकि पिछले वीडियोज़ में इसके बारे में काफ़ी डीप में बताया गया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम लोग उसके बारे में मोटा मोटा ओवरव्यू लेंगे जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो RBI ने नवंबर 2020, डाटा भी मैं लिखता चल रहा हूँ, ठीक है ना। नवंबर 2020 में RBI ने को लेंडिंग मॉडल को जो है वो अनाउंस किया हुआ था। नवंबर 2020 में RBI ने को लेंडिंग मॉडल जो है वो अनाउंस किया, जिसके बाद से बैंक जो हैं ये सभी रजिस्टर्ड NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़, सभी रजिस्टर्ड NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के साथ में मिलकर को लेंडिंग कर सकते हैं। मतलब कि बैंकें जो हैं सभी रजिस्टर्ड NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के साथ में मिलकर लोन दे सकती हैं। और ये को लेंडिंग उन सभी फॉरेन बैंकों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है कि को लेंडिंग जो मॉडल होता है, जो को लेंडिंग एग्रीमेंट है या जो को लेंडिंग फ्रेमवर्क है, इसमें कौन सी फॉरेन बैंकों को शामिल नहीं किया जा सकता है या कौन सी फॉरेन बैंक इसमें नहीं आएंगे, उसके लिए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा नहीं होने का। तो वे सभी फॉरेन बैंकें, वो सभी विदेशी बैंकें जिनकी ब्रांचेज जो है 20 से कम है, उनके लिए को लेंडिंग मॉडल नहीं है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। और जो भी को लेंडिंग की जाएगी बैंक और NBFC, रजिस्टर्ड NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के द्वारा मिलकर, उसमें से कम 20% लोन जो है NBFC के द्वारा दिया जाना होगा। को लेंडिंग का मतलब क्या है ना, थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, पढ़ी लिखी भाषा हम लोग बहुत समझ लिए, थोड़ा अनपढ़ों और गंवारों वाली भाषा में समझते हैं कि क्या करेंगे कि बैंक और NBFC जो है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है ये मिलकर लोन देंगे। बस इनका काम यही है कि मिलकर लोन देंगे, ठीक है ना। तो जो ये लोन दिया जाएगा, जो ये को लेंडिंग की जाएगी, इसमें कम से कम 20% लोन जो है वो NBFC के द्वारा दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि 20% ही हो, कम से कम 20% है, इससे ज़्यादा का भी लोन जो NBFC के द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है।
और बस यही था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करूर वैश्य बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी आप लोगों को बता दी गई कि क्या होता है को लेंडिंग मॉडल, कब इसको लॉन्च किया गया था, ये सारी चीज़ें बता दी गई। थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। अभी फरवरी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और लोन टैप ने को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ठीक है ना। किसने किसने? बैंक ऑफ महाराष्ट्र और लोन टैप, इन दोनों ने अभी जो है फरवरी में को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और करूर वैश्य बैंक की भी बात हुई है यहाँ पर। तो करूर वैश्य बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है करूर में हो जाएगा। करूर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है ये, ठीक है ना। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो बी रमेश बाबू इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। स्मार्ट वे टू बैंक की ये जो है करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन आप लोग फिर से सुन लो, स्मार्ट वे टू बैंक, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करूर वैश्य बैंक के बारे में मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें बताई गई आप लोगों को। डीबीएस बैंक इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कर्नाटका विकास बैंक, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होगा। कर्नाटका विकास बैंक तो अभी कई बार आ रहा है ना, तो ये इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर नहीं बताऊँगा, आप लोगों को पता होगा। जहाँ पर हम लोग कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगर वहाँ पर कोई बैंक आती है तो हम लोग उसका हेडक्वार्टर, उसकी टैगलाइन हम लोग हर क्वेश्चन के साथ में तैयार करते हुए चलते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि लास्ट में हम लोगों को एग्जाम टाइम पर पीडीएफ वगैरह का प्रिंट वगैरह निकाल कर रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों टाइप के क्वेश्चन हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है क्लरिकल कैडर वगैरह में ना। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग हर क्वेश्चन के साथ में तैयार करेंगे तो हमको याद रहेगा, अलग से इस पर एफर्ट देने की जरूरत नहीं। जरूरी नहीं कि सिर्फ बैंक एग्जाम में पूछा जाए, आप लोग स्टेट एग्जाम भी देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर भी टैगलाइन वगैरह छोटी छोटी चीज़ें पूछ ही ली जाती है ना। तो हम लोग किसी भी एक क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ही करूर वैश्य बैंक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ई कॉमर्स एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए स्मार्ट पीओएस ऐप एंड साउंड बॉक्स 2.0। किस ई कॉमर्स और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी ने हाल ही में एक स्मार्ट पीओएस ऐप और साउंड बॉक्स 2.0 लॉन्च किया है? इसमें पूछा गया है। पेटीएम ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। पेटीएम ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। स्मार्टफोन के माध्यम से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए पेटीएम ने भी हाल ही में एक स्मार्ट पीओएस ऐप लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। एक स्मार्ट पीओएस ऐप लॉन्च किया और इसके साथ साथ जो है इंस्टेंट वॉइस कन्फर्मेशन डिवाइस का सेकेंड वर्जन साउंड बॉक्स 2.0 नाम से लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। साउंड बॉक्स 2.0 नाम से लॉन्च किया गया है। इस साउंड बॉक्स में पेमेंट्स के लिए डिजिटल स्क्रीन के साथ साथ में वॉइस कन्फर्मेशन की भी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। पेटीएम ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश, ठीक ना। पेटीएम का हेडक्वार्टर जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सैमसंग कार्ड एंड विच फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हैज साइंड एन MOU टू लॉन्च ए फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक पेमेंट कार्ड। सैमसंग कार्ड और किस वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी ने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इसमें पूछा गया, ठीक है। मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस पेमेंट कार्ड में फिंगरप्रिंट सेंसर लगा होगा जिसके माध्यम से सिक्योर्ड ट्रांजैक्शंस किए जा सकेंगे। इसमें पिन की आवश्यकता नहीं होगी, पिन डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिंगरप्रिंट सेंसर लगा होगा जिसके माध्यम से जो है ट्रांजैक्शंस किए जा सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए मास्टर कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। मास्टर कार्ड के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूयॉर्क USA में जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टू प्रोवाइड द कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फैसिलिटी व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वेरिएबल पेमेंट डिवाइस नेम्ड वीयर एंड पे। संपर्क रहित भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने वीयर एंड पे नाम से भारत का पहला पहनने योग्य भुगतान उपकरण लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और आसान भाषा में अगर हम लोग इस क्वेश्चन को समझें तो इसमें ये पूछा गया है कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अभी हाल ही में कौन से बैंक ने वीयर एंड पे नाम से इंडिया का पहला, भारत का पहला पहनने योग्य भुगतान उपकरण लॉन्च किया। मतलब कि उस उपकरण को, उस डिवाइस को हम पहन सकते हैं, इस तरीके से लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक है भारत का पहला, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। वियरेबल पेमेंट डिवाइस लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला बैंक बन गया है एक्सिस बैंक, ठीक है। वियरेबल पेमेंट डिवाइस लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला बैंक बन गया है एक्सिस बैंक। मतलब कि हाथ में या पैर में या मतलब कहीं पर पहनने वाला ऐसा कुछ डिवाइस होगा जिसको हम लोग कहीं ना कहीं पहन सकते हैं, ठीक है ना। अभी इसने वीयर एंड पे नाम से एक डिवाइस लॉन्च की हुई है। एक्सिस बैंक ने वीयर एंड पे नाम से एक डिवाइस लॉन्च की हुई है जिसके माध्यम से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या किया गया, थोड़ा सा और आसान भाषा में समझते हैं। तो एक्सिस बैंक ने
हाथ में पहनने वाला एक बैंड, की चेन, वॉचेस, वॉच लूप, इस तरीके से ना कई सारी पहनने वाली चीज़ें जो हैं लॉन्च की हुई हैं। कई सारी पहनने वाली डिवाइसेस जो हैं वियर एंड पे नाम से लॉन्च किया गया है और इसी के माध्यम से कॉन्टेक्टलेस पेमेंट किया जा सकेगा। ठीक है, और इस वियर एंड पे डिवाइस का जो परचेज लिमिट होगा, डेली परचेज लिमिट जो हो जाएगा वो 1 लाख रुपए का होगा। कितने का? 1 लाख रुपए तक का हो जाएगा। और अफोर्डेबल प्राइसेस पर ये डिवाइस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। हाथ में पहनने वाला जिसको हम लोग बैंड बोलते हैं, की चेन, वॉचेज, इसके माध्यम से जो है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और इसके लिए वियर एंड पे नाम से डिवाइस जो है ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई हैं। एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ती का नाम जिंदगी, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी और अमिताभ चौधरी जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। एक्सिस बैंक के बारे में मैंने बता दिया, बाकी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, पीएनबी और एसबीआई इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ए रिपोर्ट नेम्ड इंडिया फिनटेक AUSD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि इंडिया फिनटेक AUSD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ नामक एक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है, इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड फिक्की, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और फिक्की के द्वारा मिलकर ये रिपोर्ट जो है लॉन्च की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का फिनटेक सेक्टर जो है वो, इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का फिनटेक सेक्टर है वो 2025 तक जो है 150 से लेकर 160 बिलियन USD तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक ना, इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक इंडिया का फिनटेक जो है, फिनटेक इंडस्ट्री जो है इंडिया की, वो 150 से लेकर 160 बिलियन USD तक पहुंचने का अनुमान है। और यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको लगभग 20 से लेकर 25 बिलियन USD तक का इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। इतने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। यहाँ पर बात हुई फिक्की की, तो फिक्की के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो उदय शंकर इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करें बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है ना, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बोस्टन यूएसए में हो जाएगा। कहाँ पर? बोस्टन यूएसए में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच कंट्री हैज चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज CGETI। किस देश ने आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की? इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स CGETI की 26वीं बैठक थी ये। कौन सी बैठक थी? 26वीं। ठीक है ना, और 2021 के लिए ब्रिक्स की थीम क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। इसकी थीम है ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। ठीक है, ये इसकी थीम हो जाएगी। और इस मीटिंग में कुछ और डिसीजन भी लिए गए थे। इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जितना हम लोगों को जानना था बस उतना हम लोगों ने जान लिया है। हाँ, ये भी और जान लेते हैं कि करंट चेयरमैनशिप जो है वो, ब्रिक्स की करंट चेयरमैनशिप जो है वो इंडिया के पास में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली बीन रिमूव्ड बाय RBI फ्रॉम इट्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क आफ्टर 4 years। RBI द्वारा हाल ही में किस बैंक को 4 साल के बाद अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचे से हटा दिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा IDBI बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए IDBI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। IDBI बैंक का फिनेंस परफॉर्मेंस और क्रेडिट प्रोफाइल अभी हाल ही में इम्प्रूव हुई है। ठीक है ना, मतलब कि पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले तो ये बहुत ख़राब था, तो अब अगर ये चीज़ें इम्प्रूव कर गई हैं तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करने के बाद में RBI ने जो है इसे PCA फ्रेमवर्क से हटाने का फैसला लिया है। PCA फ्रेमवर्क यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से हटाने का फैसला लिया है। ठीक है ना, 4 साल के बाद ये इसको इस IDBI बैंक से PCA फ्रेमवर्क हटाया जा रहा है। मई 2017 में जो है इसे PCA फ्रेमवर्क में डाल दिया गया था। और ये जो IDBI बैंक है ये LIC ओन्ड बैंक है। IDBI बैंक जो है ये LIC के द्वारा ओन्ड है। LIC ने जनवरी 2019 में IDBI की 51% हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है ना, LIC ने IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी जनवरी 2019 में खरीद ली थी। अब इसके बाद में जो है IDBI बैंक जो है LIC ओन्ड बैंक हो गया है। यहाँ पर एक बात हो रही है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की, PCA फ्रेमवर्क की। ठीक है ना, PCA फ्रेमवर्क की भी बात हो रही है। तो क्या है PCA फ्रेमवर्क, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो PCA फ्रेमवर्क जो है वो इसे दिसंबर 2002
कब? दिसंबर 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके तहत में उन सभी बैंकों को जिनकी फिनेंशियल कंडीशन वीक होती है उन्हें आरबीआई की निगरानी में रखा जाता है, ठीक है। और ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है केवल और केवल कॉमर्शियल बैंकों पर एप्लीकेबल होता है। कोऑपरेटिव बैंक एनबीएफसीज पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, एनबीएफसीज होती हैं, इन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। फिर से आप लोग सुन लो ध्यान से, पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसीज पर एप्लीकेबल नहीं होता है। आईडीबीआई बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। आईडीबीआई बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसके एमडी और सीईओ की बात करें किसके? आईडीबीआई बैंक के, तो राकेश शर्मा जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यमार कुमार जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे, किसके? आईडीबीआई बैंक के। और अगर हम लोग बात कर लें आईडीबीआई बैंक के टैगलाइन की, तो इसकी टैगलाइन क्या हो जाएगी? आईडीबीआई बैंक की टैगलाइन हो जाएगी बैंक ऐसा दोस्त जैसा, ठीक है ना। ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, किसकी? आईडीबीआई बैंक की, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई। और ऑप्शन नंबर ए आईडीबीआई बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आईडीबीआई बैंक के बारे में हमने बता दिया है। पीएमसी बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, हेडक्वार्टर और टैगलाइन एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंटरमाइल्स टू प्रोवाइड ए न्यू डोमेस्टिक ट्रेवल इंश्योरेंस स्कीम। एक नई घरेलू यात्रा बीमा योजना प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में इंटरमाइल्स के साथ में जो है भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर डी। ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ईडलवाइज और इंटरमाइल्स ने जो है भी पार्टनरशिप किया हुआ है। और ये पार्टनरशिप क्यों किया गया है? ये पार्टनरशिप जो किया गया है, इस पार्टनरशिप के माध्यम से, इस पार्टनरशिप के बाद में जो है ईडलवाइज ग्रुप डोमेस्टिक ट्रेवल इंश्योरेंस नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। और इस स्कीम के माध्यम से जो एयर टिकट कैंसिल करने पर कोई भी कैंसिलेशन चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस। और अगर हम लोग बात करें ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है कलीना महाराष्ट्र में है। कलीना मुंबई में एक जगह है, ठीक है ना, मुंबई महाराष्ट्र में है इसका हेडक्वार्टर। और अगर हम लोग इसके सीईओ की बात करें ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस के, तो सनाई घोष, मैं लिख दे रहा हूँ ये, ठीक है ना, सनाई घोष, ये जो है इसके सीईओ हो जाएंगे। ईडलवाइज की मैंने बता दी, बाकी का आप लोगों को पता ही होगा, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली फॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर इट्स प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी PMAC to check the feasibility to implement special purpose acquisition companies like structure in India, ठीक ना। किस संगठन ने हाल ही में अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति PMAC के तहत विशेषज्ञों का एक समूह बनाया है जो कि भारत में एक विशेष तरह की प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों यानी कि स्पैक्स को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच करेगा, ठीक है। इसमें पूछा गया कि कौन सी कंपनी ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने PMAC के तहत में अभी जो है एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया हुआ है, कि एक एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप बनाया है जो कि स्पैक्स की क्या फिजिबिलिटी होगी इंडिया में उसके बारे में जांच करेगा, ठीक है ना, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। तो ये इसमें पूछा गया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ग्रुप बनाया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेबी। ऑप्शन नंबर ए सेबी इसका आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर स्पैक्स की बात हो रही है यानी कि स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी, इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान से जान लो, फिर से 2-3 बार इसको पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कई बार आप लोग बता नहीं पाते हो, गलत कर देते हो। लिटरली अगर ये चीज़ें गलत होती तो बुरा लगता है। स्पैक्स का मतलब हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार आप लोग बोलो, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी, ठीक ना। स्पैक्स का मतलब हो जाएगा स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी, ठीक। कुल मिलाकर इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, मुद्दे की बात पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन पर हम लोग दोबारा वापस आते हैं। तो अभी हाल ही में सेबी ने अपनी प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं PMAC, सेबी ने भी हाल ही में अपनी प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के तहत में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है। और ये ग्रुप इंडिया में स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज को यानी कि स्पैक्स को इम्प्लीमेंट करने की फिजिबिलिटी को चेक करेगा। ये देखेगा कि इंडिया में इस तरीके की कंपनीज सही से रन कर सकती हैं या नहीं, इनके लिए क्या क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, स्पैक्स के लिए क्या क्या रेगुलेशंस होने चाहिए,
क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इन कंपनियों के लिए, ये कंपनीज अगर इंडिया में ओपन हो जाएंगी तो मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, इनके लिए क्या क्या रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए इनके लिए, कहाँ पर इनके लूप होल्स हैं, इन सभी चीज़ों को प्रॉपर स्टडी करने के लिए एक जो है स्टडी करने के लिए सेबी ने जो है एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया हुआ है, और ये ग्रुप जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा सेबी के। अब यहाँ पर बात अपनी रिपोर्ट जो है सेबी को सबमिट करेगा। और अब यहाँ पर बात हो रही है स्पेक्स की। स्पेक्स मैं लिख दे रहा हूँ SPAC। स्पेक का क्या मतलब होता है? स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी। तो क्या होता है ये जो स्पेक्स होती हैं, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी क्या होती हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल में इन सारी चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करो, कान खोल कर सुनो, चीज़ें समझ में आएंगी। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो जो स्पेक्स होते हैं क्या होता है, इनको हम लोग जो है ब्लैंक चेक कंपनी भी कहते हैं। जो स्पेक्स होती हैं यानी कि स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी, इनको हम लोग ब्लैंक चेक कंपनी भी कहते हैं। और आसान भाषा में समझते हैं, मतलब कि एक प्रकार से सेल कंपनीज होती हैं, ठीक है ना। सेल कंपनीज का क्या मतलब होता है ये भी आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, एकदम हिंदी में समझ लेते हैं। मतलब कि ऐसी कंपनियां जो सिर्फ नाम की कंपनी होती हैं, दिखावे की कंपनी होती हैं, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए होती हैं, सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं होता है, दिखाने के लिए कंपनीज होती है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि सेल कंपनियां बनाकर फर्जी ट्रांजैक्शन वगैरह इधर उधर कर अपने टैक्स वगैरह मतलब बचा लेते हैं ना। तो कुल मिलाकर ये जो है, जो हमारी स्पेक्स होगी यानी कि स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी, इसको हम लोग ब्लैंक चेक कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार की सेल कंपनी होती है। सेल कंपनी का मतलब बताया कि इनका कोई बिजनेस नहीं होता है, ना तो कोई इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है इसका, और इसमें कुछ भी नहीं, तो कोई काम नहीं किया जाता इसके द्वारा, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ये इस टाइप की कंपनीज को हम लोग स्पेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब किन लोगों के लिए सूटेबल होगा स्पेक्स, कौन से लोग जो है स्पेक्स कंपनीज खोल सकते हैं, क्या मकसद है इस कंपनी को खोलने का। भाई जब कोई कंपनी कोई काम ही नहीं कर रही तो क्या मकसद है इसको खोलने का, थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग इसके बारे में, ठीक है। तो पहले तो ये जानते हैं कि कौन से लोग स्पेक्स ओपन कर सकते हैं, कौन से लोग स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी खोल सकते हैं, किसके लिए बढ़िया रहेगा, किसके लिए किसको ये सूट करेगा, ठीक है। तो किसी न किसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग मिलकर या अकेले इन्वेस्ट कर इसे खोल सकते हैं। मतलब कि वे लोग जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में फेमस हैं, ठीक है ना, अपनी अपनी इंडस्ट्री के फेमस लोग मिलकर या फिर अकेले इंडिविजुअल जो है स्पेक्स को खोल सकते हैं। फेमस होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इस कंपनी की कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी तो होती नहीं। मैंने बताया कि एक सेल कंपनी की तरीके से काम करती है, इनका कोई ऑपरेशन नहीं होता है, इनका कोई अपना काम नहीं होता है। तो फेमस होना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर ये कंपनियाँ, ये मतलब ये जो कंपनियाँ होती हैं, इनका कोई अपना काम नहीं होता है, इनका कोई काम नहीं होता, कोई इनका बिजनेस नहीं होता। तो अगर इसको कोई आम आदमी खोलेगा, कोई आम आदमी खोलता है, जैसे हम आप खोल दें अभी, हम आप मान लो कोई खोल देते हैं कोई कंपनी, तो कौन पैसा लगाने वाला हमारी आपकी कंपनी में? हमारी आपकी कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पैसा डूबने का डर रहता है। हम आप कंपनी खोलेंगे तो भाई डूब ही जाएगा। लेकिन अगर कोई फेमस आदमी कंपनी खोलता है तो लोग उसकी फेस वैल्यू पर जो है ना वो अपने पैसे लगा देते हैं। अभी सोचो कि टाटा बिरला, अंबानी, अदानी, टाटा बिरला ये सब खोल लें, अंबानी अदानी खोल लें। टाटा बिरला तो पुराना हो गया है, आजकल तो अदानी अंबानी चल रहे हैं ना, मेहरबानी है इनके ऊपर साहब की, तो आजकल यही चल रहे हैं। तो अगर सोचो कि अगर अंबानी अदानी कोई कंपनी खोल लेते हैं तो लोग इसमें पैसे लगा देंगे, इनकी फेस वैल्यू पर पैसे लगा देंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास में ऑलरेडी इतना फंड है, इतनी सारी कंपनीज हैं कि ये कंपनी डूबेगी नहीं, इसमें पैसा लगाना सही हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। सहारा सिल्क का सुब्रतो राय का जो है, देखो आप लोग, पूरी कंपनी इनकी डूब गई, ये भी बहुत बड़े पैसे वाले थे लेकिन इनकी कंपनी डूब गई। लेकिन क्या है कि एक्सेप्शनल चीज़ों को छोड़ो, आप लोग एक्सेप्शनल चीज़ों को छोड़ दो। लेकिन क्या होता है, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। अमिताभ बच्चन अभी कोई कंपनी खोल दें, अक्षय कुमार कोई कंपनी खोल दें। अभी देखो अनअकैडमी में अक्षय कुमार जी ने कुछ ना कुछ अपना शेयर होल्डिंग्स लिया, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अक्षय कुमार अगर अनअकैडमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आम आदमी सोचेगा कि नहीं यार ठीक है, अनअकैडमी की कंडीशन अच्छी है, डूबने वाली नहीं, क्योंकि इसमें तो अक्षय कुमार जी ने पैसा लगाया है। और अक्षय कुमार इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, ठीक है ना, अक्षय कुमार तो इतने बेवकूफ़ है नहीं कि मतलब वो अपना पैसा कहीं ऐसी जगह पर लगाएंगे। तो इस वजह से इनकी फेस वैल्यू जरूरी होती है। तो जिनकी फेस, हम आप कोई कंपनी खोल दे उसमें कोई पैसा नहीं लगाने वाला है। हम आप अभी अनअकैडमी में शेयर खोल मतलब लगा ले लें, अनअकैडमी में कुछ इन्वेस्ट कर दें और 10 लोगों से बताएं कि भाई मैंने अनअकैडमी में इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने अनअकैडमी का शेयर लिया और तुम भी ले लो, बहुत फ़ायदा होने वाला। कोई नहीं सुनने वाला है यार, हमारी आपकी बात कौन सुन रहा है ऐसे मैटर में। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम आम पीपल के लिए, आम आदमी के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर कोई फेमस व्यक्ति, कोई मतलब अपनी अपनी फील्ड का जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो अगर कोई कंपनी खोलते हैं
तो वो लोग क्या करेंगे, उनकी फेस वैल्यू पर उसमें पैसा लगा देंगे। तो इस तरीके के लोगों के लिए जो है ये आसान होता है, और इस तरीके के लोग जो हैं वो स्पेक्स को खोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे काम करती है ये, क्यों स्पेक्स कंपनियों की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में धीरे धीरे, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो, अगर किसी कंपनी को फंड इकट्ठा करना होता है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, आईपीओ लॉन्च कर दो। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ लॉन्च कर दो। आईपीओ लॉन्च करके कंपनीज क्या करती हैं, फंड इकट्ठा कर लेती हैं और उस पैसे को कहीं ना कहीं और लगा देती हैं। ठीक है, और पब्लिक को अपने शेयर्स दे देती हैं। लेकिन आईपीओ लॉन्चिंग जो है बहुत टफ हो जाती है। ठीक है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर करना होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि उसके साथ साथ में इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है अपना आईपीओ के शेयर वगैरह कंपनी की वैल्यूएशन लगाएगा। ठीक है, उसके बाद एक शेयर की कीमत डिसाइड करेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें चलो ठीक है, फिर भी मैनेजेबल हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ में ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमेबल भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है ये सारा कुछ प्रोसेस आईपीओ लॉन्च करने का। लगभग 18 से लेकर 24 महीने तक का टाइम लग जाता है, सब कुछ अगर स्मूथ चला, कहीं कोई इशू नहीं आया तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों को आसान करने के लिए, टाइम को और ज़्यादा बचाने के लिए, इस सारी चीज़ों से अपने आप को सेव करने के लिए, जिससे कि चीज़ें जल्दी हो जाएं, जो है स्पेक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, स्पेक्स में क्या होता है कि लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, ये किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर कर कर अपने आईपीओस लॉन्च करके फंड इकट्ठा कर लेते हैं। हालांकि इस चीज़ का अभी भी कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है कि लोग जो है वो ट्रेडिशनल आईपीओस के कंपैरिजन में अभी स्पेक आईपीओ को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। भाई ट्रेडिशनल आईपीओ क्या होता है, उसमें टाइम भले लगता है, लेकिन मुझे जो मेरा मानना है और जहाँ तक मेरी समझ है उसमें मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सेफ होता है। स्पेक्स के जो आईपीओ होते हैं वो उतना सेफ नहीं होते मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि इसके अपवाद भी हो सकते हैं, अपने अपने लोगों के अलग व्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मेरा मानना होता है कि सिर्फ किसी आदमी के फेस वैल्यू पर आईपीओ हम लोग खरीद ले रहे हैं, मान लो बाद में कुछ डूब गई है, कुछ भी हो गया आईपीओ, तो फिर हमारा तो पैसे डूब जाएंगे ना। और स्पेक्स जो है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि भी हाल फिलहाल में ही मार्केट में आया है, ये 40 साल पहले से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। 40 साल पहले से ये आया हुआ था और बहुत अच्छे मतलब रन भी किया हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि बस यही जो मैंने बताया, बहुत सारे लोगों ने पैसे लगाए और बहुत सारे लोगों ने इसको मिसयूज किया, पैसे लेकर भग गए और लोगों के पैसे डूब गए, जिसकी वजह से ये प्रचलन से हट गया। फिर ये चलन में नहीं था, फिर लोग जो है इसके थ्रू फंड इकट्ठा नहीं करते। फिर जो ट्रेडिशनल आईपीओ होता है उसके तहत में लोग अपने फंड इकट्ठा करते थे। ठीक है ना, अब मेरा एक मानना ये भी है कि जो स्पेक्स आईपीओ होता है उसको लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें फेमस पर्सनालिटीज़ के पैसे लगे होते हैं, उनके कंपनीज होती हैं। ये अपने अपने डिफरेंट अलग अलग व्यू हैं। एग्जैक्ट इसका आंसर भी खोज पाना और बता पाना थोड़ा सा टफ है मेरे लिए, और मुझे कहीं मिला भी नहीं है, मेरे नॉलेज में भी नहीं है कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब जो स्पेक्स होता है, स्पेक्स जो है वो अपने आईपीओ लॉन्च करेंगे, और स्पेक्स आईपीओ से जो फंड इकट्ठा होगा उससे स्पेक्स किसी न किसी कंपनी को एक्वायर करेंगे। उस पैसे से स्पेक्स को किसी न किसी कंपनी को एक्वायर करना होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो स्पेक्स होती हैं वो स्टार्टअप्स को टारगेट करती हैं, या फिर जो है किसी ऐसे कंपनीज को एक्वायर करते हैं कि जिसको आसानी से लोग एक्वायर कर सकें, डील अच्छी हो। ठीक है ना, डील अच्छी हो, और एक्वायर कंपनीज के जो शेयर होते हैं फिर उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। जिस भी कंपनी को ये एक्वायर करेंगे फिर उसके शेयर जो है ये मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है ना, एक और ज़रूरी बात हम लोग यहाँ पर जानते हैं, जो स्पेक्स आईपीओ लॉन्च किया जाता है फंड इकट्ठा करने के लिए, और उस स्पेक्स आईपीओ को लॉन्च कर लेने के बाद में जो भी फंड इकट्ठा होता है, जो भी कलेक्टेड फंड होता है, उससे जो है किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए 2 साल का टाइम होता है स्पेक्स के पास में। मतलब कि स्पेक्स के पास में जो आईपीओ लॉन्च करने के बाद में फंड आता है, उस फंड से ये 2 साल के बीच में किसी न किसी कंपनी को इनको एक्वायर करना ही होता है। और अगर इस ड्यूरेशन में किसी भी कंपनी को एक्वायर नहीं किया गया तो जो भी इन्वेस्टर्स के पैसे होते हैं वो वापस कर दिए जाते हैं। ठीक, इन्वेस्टर्स के पैसे जो हैं वो वापस कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आई होंगी, कहीं पर कोई इशू नहीं आया होगा। ठीक है ना, चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत ज़्यादा आसान भाषा में और बहुत ही खोल कर मैंने समझाया, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों की समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो आप लोग वीडियो को पीछे एक बार करिएगा, देखिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना, और ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए इसको इतना डीप किया, इसीलिए हम लोग इसके इतनी ज़्यादा डीप में गए और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, कुछ स्टैटिक के भी पॉइंट बने। क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है कि स्पेक्स आईपीओ से फंड इकट्ठा हो जाने के बाद में कितना टाइम होता है स्पेक्स के पास में
स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज के पास में कितना टाइम होता है कि वो किसी कंपनी को एक्वायर करें, तो 2 साल का टाइम होता है। कितने का? 2 साल का, ठीक है ना। 2 साल के बीच में इनको किसी न किसी कंपनी को एक्वायर करना होता है। अगर 2 साल के बीच में किसी कंपनी को एक्वायर नहीं करते हैं तो इन्वेस्टर्स के जो पैसे होते हैं वो वापस लौटा दिए जाते हैं, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थे हम लोगों ने पढ़ा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सेबी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। अजय त्यागी जो हैं वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने मार्च सेकंड वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया, जहाँ पर हम लोगों ने 14 तारीख तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग मार्च थर्ड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।